हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है और उसमें नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें और बहुत सारे रूल्स और पूरा तरीका कि कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के, यानी जो क्या कहते हैं सिंगल रिंग है उसकी कैसे नेमिंग करेंगे, बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से मैंने उसको पढ़ाया और समझाया है। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तब इस पार्ट को देखिए, तभी आपको यहाँ पे सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक जो रिंग है उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, उसको कैसे मतलब उसको नाम देंगे, उसका नोमेनक्लेचर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक के नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और इसमें जो सिस्टम यूज़ होता है, जो हम आज यूज़ करेंगे वो है फ्यूज्ड या फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है ना, और ये सिस्टम भी क्या है, आयुपैक ने इसको भी एक्सेप्ट किया है। ठीक, तो ये हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, 2 और मोर रिंग के लिए। ठीक है ना, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे ये सिंगल रिंग है, तो इसके लिए तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में सीखा कि कैसे नेमिंग करते हैं। ये आप देख रहे हैं ये 2 रिंग है, ठीक है ना, या ऐसे ये 3 रिंग है ना, इसमें ये ट्राईसाइक्लिक है, ये बाईसाइक्लिक है। तो इनकी नेमिंग कैसे करते हैं उसको हम लोग आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। तो हम लोग कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, फ्यूज्ड और फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम। इन दिस सिस्टम वी यूज्ड कॉमन नेम्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उनके जो कॉमन नेम्स होते हैं उनको खास तौर से इसमें यूज किया जाता है। समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं कुछ कंपाउंड्स, तो इनके कुछ तो ऐसे हैं ज़्यादातर कि जिनके कॉमन नेम्स हैं और वो मतलब आयुपैक ने उनको एक्सेप्ट किया है और वही क्या है हर तरफ मतलब क्या कहते हैं बोले जाते हैं, ज़्यादातर उसी से जाना जाता है उनको, जो उनके कॉमन नेम्स हैं। तो उसमें ना आपको कोई फार्मूला कोई ट्रिक वगैरह की नहीं, उसको आप रटना पड़ता है, समझना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो याद होता है, थोड़ा ये मुश्किल होता है। और जो क्या कहते हैं ये कॉमन वाला, इसलिए कि इसमें आपको कोई रूल रेगुलेशन चलता नहीं है। जैसे कि आपने मोनोसाइक्लिक में देखा कि आप उसको बना लेते हैं, आपने रूल सीख लिए, बहुत आसानी से कैसे भी आपको कंपाउंड दे दिया जाए, 1000 दे दिए जाए तो आप उसकी भी नेमिंग कर लेंगे। लेकिन ये जो क्या कहते हैं जो कॉमन वाले हैं इनको तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं जो मेन है उनको आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये सैचुरेटेड रिंग है और इसमें एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक, ऐसे ही एक दूसरा है, ये भी क्या है सैचुरेटेड है और इसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइरोलिडीन। ठीक है ना, पाइरोलिडीन याद कर लीजिएगा। ये सब क्या है सैचुरेटेड है, इसमें यानी डबल बॉन्ड नहीं है। और ये दोनों क्या है 5 मेंबर्ड रिंग है, क्या है 5 मेंबर्ड रिंग है। और इनकी नेमिंग भी आप करना चाहें तो जो मैंने आपको नोमेनक्लेचर सिस्टम बताया सिंगल रिंग के लिए, ठीक है ना, एच विडमैन जो है उससे आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। ठीक ठीक है, तो 2 आपने ये याद कर लिए। उसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ये कॉमन नेम है फ्यूरेन, इसको याद करिए। ये क्या है 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना, और सैचुरेटेड है और ऑक्सीजन इसमें लगा हुआ है। 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइरोल। और ऐसे ही 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें क्या है सल्फर लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं थियोफेन। ठीक है ना, ये 3 याद कर लीजिए आप। एक में क्या है सब ये तीनों 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन, इसमें सल्फर, और तीनों को क्या बोलते हैं फ्यूरेन, पाइरोल और थियोफेन। उसके बाद ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं पायरीडीन। क्या बोलते हैं, पायरीडीन। अब ये जो आपका पाइरोल है और ये बेंजीन रिंग इसके साथ में जब मिल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोल। क्या बोलते हैं, इंडोल। इसकी हम नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्यूज सिस्टम के जरिए से। लेकिन आप इसको कॉमन नाम याद कर लीजिएगा। एक तो इसमें क्या लगा हुआ है आपका पाइरोल और दूसरा बेंजीन, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं इंडोल बोलते हैं। अगर इसके कॉमन नेमिंग से हट के हम लोग दूसरा इसका नाम देखें, नेमिंग करें इसके सिस्टम के जरिए से, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर पाइरोल है और बेंजीन है तो हो जाएगा बेंजो पाइरोल। क्या हो जाएगा, बेंजो पाइरोल हो जाएगा। बहुत आसान सिस्टम, अभी आप पूरा सीख जाएंगे आसानी से। ठीक है ना, और ऐसे ही इसमें भी देख सकते हैं बेंजीन है और इसमें फ्यूरेन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा बेंजो फ्यूरेन। ठीक है ना, तो ये आपने याद कर लेना। ये 2 तो आप ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है, बना लीजिए, क्या कहते हैं याद कर लीजिए। लेकिन ये 3-4 जो है ना ये चारों मेन है बहुत, और ये 5वां याद कर लीजिए। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। एक ये है क्यूनोलिन, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है ना, 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है पायरीडीन जुड़ा हुआ और एक बेंजीन की रिंग है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूनोलिन। ठीक है ना, तो ये इतना आप याद कर लीजिए।
आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे नेमिंग करते हैं जो बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो जो भी हमारे बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो उसमें वो क्या होंगे, दो मेन कंपोनेंट से मिलके बने होंगे। क्या होंगे, दो मेन कंपोनेंट से मिलके बने होंगे, यानी दो रिंग हैं उसमें, तो उसको हम लोग दो नाम दे देते हैं। तीन रिंग है तब भी उसमें दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बेस कंपोनेंट, जिसको हम लोग सफिक्स बनाते हैं, सफिक्स मतलब वो बाद में आता है। दूसरे को हम लोग मानते हैं अटैच्ड कंपोनेंट, जिसको हम लोग प्रीफिक्स बनाते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये एक क्या कहते हैं आपके पास कंपाउंड है, बाईसाइक्लिक के दो रिंग है। अब इसका नाम कैसे देंगे, हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको तोड़ना है, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे टूटे हुए फॉर्म में ये दिख रहा है। तोड़ा तो एक हमको क्या मिला, बेंजीन मिल गया, और दूसरा हमको क्या मिल गया, थायाजोल। अब यहाँ पे ना, अब ये जो कंपाउंड्स हैं, अब इसमें अगर उसके कोई कॉमन नेम है तो वो कॉमन नेम ही लिया जाता है, ठीक है ना। अगर कॉमन नेम है उसका तो कॉमन नेम लिया जाता है। जैसे कि बेंजीन है, कॉमन नेम है इसका, तो हमने वो ले लिया। और ये आप अगर इसका कॉमन नेम है, दूसरा जो कंपोनेंट है अगर कॉमन नेम है तो उसको ले लेते हैं। और अगर कॉमन नेम नहीं है तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग सीखी थी, ठीक है ना, उसके जरिए से आप नेमिंग कर देंगे। यहाँ पे जो आपको नेम दिख रहा है ना, वो उसी के जरिए से किया गया है। ये कॉमन नेम नहीं है इसका। जिसका कॉमन नेम रहेगा उसको कॉमन नेम यूज करेंगे, वरना तो फिर क्या करेंगे, हम उसकी नेमिंग कर देंगे। तो आपको ये थायाजोल दिख रहा है तो ये कॉमन नेमिंग नहीं है, इसको मतलब क्या कहते हैं, रूल के तरीके से किया गया है, ठीक। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी होगा उसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। एक को हम लोग क्या बनाते हैं, अटैच्ड कंपोनेंट मानते हैं, और दूसरे को हम लोग बेस कंपोनेंट मानते हैं, ठीक। समझ में आ रही बात। अब ये कैसे मानते हैं, इसके रूल आगे आप पढ़ने वाले हैं। इतना याद रखिए कि एक को हम लोग क्या मानते हैं कि ये हमारा अटैच्ड कंपोनेंट है, और दूसरे को हम लोग मानते हैं कि ये हमारा बेस कंपोनेंट है। और ये मानना क्यों पड़ता है हमको, क्यों ऐसा करना पड़ता है, इसलिए कि एक को हमें क्या कहते हैं प्रीफिक्स लाना है, और दूसरे को हमको क्या करना है, सफिक्स लाना है। प्रीफिक्स मतलब नाम, जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं तो इसका नाम हमने क्या दिया, बेंजोथायाजोल। क्या दिया, बेंजोथायाजोल। तो इसमें एक बेंजीन रिंग है और एक इसमें थायाजोल है। तो आप ये कहेंगे कि इसको पहले क्यों नहीं लाया, थायाजोल बेंजीन क्यों नहीं कह रहे हो सकता है ना। तो वही बताना चाह रहा हूं मैं कि इसमें से एक को हम लोग प्रीफिक्स लाते हैं और एक को सफिक्स लाते हैं। तो कैसे तय करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग तय करते हैं कि इसमें बेस कंपोनेंट कौन सा है और अटैच्ड कंपोनेंट कौन सा है। तो जो अटैच्ड कंपोनेंट होता है, उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं, उसको हम लोग प्रीफिक्स बनाते हैं। और जो क्या कहते हैं बेस कंपोनेंट होता है, उसका नाम हम लोग बाद में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बनाते हैं, सफिक्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब जो इसमें क्या कहते हैं प्रीफिक्स होता है, उसका पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बेंजीन, तो यहाँ पे बेंजीन पूरा नहीं लिखा जाता, बेंजो लिख दिया जाता है या बेंजेनो लिख दिया जाता है, ठीक है ना। बेंजो लिख दिया जाएगा या बेंजीनो लिख दिया जाता है, तो ये चलेगा इसमें। अब ये इसको कैसे हम लोग क्या कहते हैं, जो मतलब प्रीफिक्स आ रहा है उसका नाम कैसे हम लोग शॉर्ट करेंगे, उसकी भी आपको आगे लिस्ट मिल जाएगी। अब मसला फंस रहा है यहाँ पे क्या, कि किसको हम लोग बेस माने और किसको कहते हैं अटैच्ड कंपोनेंट माने, कैसे मानेंगे। क्योंकि मान लीजिए ये तो आपने देख लिया, समझ लिया, लेकिन अलग अलग टाइप के रिंग्स हो सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए एक हेटेरो एटम है, इसमें मान लीजिए दो हेटेरो एटम है, इसमें कोई हेटेरो एटम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक ही इसमें हेटेरो एटम हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों के अंदर हेटेरो एटम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों में दो दो हेटेरो एटम आ जाए। समझ रहे हैं ना। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा बेस है और कौन सा क्या कहते हैं इसमें अटैच्ड कंपोनेंट है, तो चलिए उसी को देखते हैं अब, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए ये रूल्स हैं, 8 रूल हैं जो आपको समझना बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है, 8 रूल हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, इफ देयर आर टू रिंग्स, वन इज हैविंग हेटेरो एटम एंड अदर इज नॉट हैविंग। अगर आपके पास दो रिंग है यानी फ्यूज्ड है, ठीक है ना, ये क्या है, फ्यूज्ड है यानी आपस में जुड़ गए हैं, और उसमें से एक ऐसा जिसके पास हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम तो जान रहे हैं आप, जैसे ये लगा हुआ है, और दूसरा ऐसा जिसके पास हेटेरो एटम नहीं है, जैसे कि इसमें हेटेरो एटम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, देन द रिंग इज हैविंग हेटेरो एटम इज बेस। तो ये कह रहे हैं कि जिस रिंग के पास हेटेरो एटम है वही बेस होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, बेस है आपका, ठीक है ना। तो ये बेस हो जाएगा, इसके पास क्या है, हेटेरो एटम है, ठीक है ना। अब दूसरा रूल समझिए, और ये जितने रूल्स आ रहे हैं ना पीछे वाले को आप ध्यान में रखते हुए करेंगे तो समझ में आएगा। इफ बोथ रिंग हैविंग हेटेरो एटम, अब कह रहे हैं कि मान लीजिए दोनों रिंग के पास हेटेरो एटम है, तो कैसे क्या करेंगे, तो देन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज बेस। मान लीजिए दोनों के पास हेटेरो एटम है, उनमें से एक क्या कहते हैं रिंग ऐसा जिसके अंदर क्या कहते हैं नाइट्रोजन हेटेरो एटम है, ठीक है ना, उसमें क्या है नाइट्रोजन हेटेरो एटम है,
तो इसमें अब चाहे कोई सा भी हेटेरो एटम हो उसको हमको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है ना। लेकिन ये कि सिंगल होना चाहिए, सिंगल सिंगल, डबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इसमें यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ये रूल में क्या है कि सिंगल सिंगल होना चाहिए। अभी हम लोग सिंगल हेटेरो एटम की बात कर रहे हैं, तो जिसके अंदर नाइट्रोजन होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, बेस मान लेंगे, ठीक है ना। हालांकि प्रायोरिटी लिस्ट ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है तब भी हम लोग नाइट्रोजन वाले को क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है हमारा, इफ बोथ रिंग हैविंग हेटेरो एटम्स अदर देन नाइट्रोजन, ठीक है ना, अदर देन नाइट्रोजन, अगर दोनों के पास हेटेरो एटम है और उसमें नाइट्रोजन नहीं है और सिंगल सिंगल हेटेरो एटम की बात चल रही है अभी, तो देन बेस कंपाउंड इज दैट विच इज हैविंग हाई प्रायोरिटी हेटेरो एटम। समझ में आ रही बात। तो आपने प्रायोरिटी लिस्ट पढ़ ली होगी, ऑक्सीजन, फिर क्या कहते हैं सल्फर, फिर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दी जाती है, तो कह रहे हैं कि दोनों के पास हेटेरो एटम है लेकिन क्या कहते हैं नाइट्रोजन के अलावा है। इस कंडीशन में हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट को देखेंगे और जिसके पास वो वाला कंपाउंड होगा जो मतलब जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है तो उसको हम लोग बेस मान लेंगे। तो जैसे इसमें देखिए, एक में क्या है सल्फर है, एक में क्या है सल्फर है, एक में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिलती है तो इसलिए इस वाले को हम लोग बेस मान लेंगे, ठीक है। तो अगला रूल है, द कंपाउंड हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग। कह रहा है कि वो कंपाउंड है जिसके पास रिंग नंबर ऑफ रिंग ज़्यादा, यानी जिसके पास ज़्यादा रिंग है। कोई एक ही कंपाउंड है, दो रिंग से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि क्विनोलिन होता है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि जिसके पास ज़्यादा नंबर है रिंग के, यानी जो ज़्यादा रिंग वाला है कंपोनेंट, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस मान लेते हैं, ठीक है ना। और जिसके पास रिंग कम है, एक ही रिंग का है, चाहे उसमें कोई सा भी हेटेरो एटम हो, उसको हम लोग क्या मानते हैं, फिर अटैच्ड कंपोनेंट मानते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये इतना पूरा जो है, ये जो पूरा है इसको हम एक कंपोनेंट मानते हैं, ये क्विनोलिन है, ठीक है ना, क्या है, क्विनोलिन है। तो यही कहा जा रहा है कि ये दो रिंग एक साथ जुड़ के मतलब एक कंपोनेंट बन गए हैं। तो एक कंपोनेंट ऐसा है जो दो रिंग वाला है और एक कंपोनेंट ऐसा है जो सिंगल रिंग वाला है, तो इसको हम लोग बेस मान लेंगे, ठीक। समझ में आ रही बात। और ये समझ में आ रहा है ना, हम लोग बेस और अटैच्ड क्यों मान रहे हैं, उसी के हिसाब से नेमिंग हमको करना है आगे। इफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग हैविंग ए रिंग ऑफ सेम हेटेरो एटम, ये कह रहे हैं कि दो ऐसे हैं जिनका क्या कहते हैं हेटेरो एटम सेम है, दोनों साइक्लिक रिंग है, हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है, यानी दोनों में हेटेरो एटम है, लेकिन क्या कह रहे हैं उनका जो क्या कहते हैं हेटेरो एटम तो सेम है, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है, द लार्ज साइज रिंग इज बेस कंपोनेंट। तो ये कह रहे हैं कि अब उसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो कंपोनेंट हैं, दोनों में हेटेरो एटम सेम है, इसमें भी सल्फर है, इसमें भी सल्फर है, दोनों में सेम है, हेटेरो एटम क्या है, दोनों में सेम है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन से रिंग का साइज बड़ा है। तो इस रिंग का साइज बड़ा है, ये 6 मेंबर्ड है और ये 5 मेंबर्ड है, तो जिसका रिंग साइज बड़ा है उसको हम लोग क्या मानते हैं, बेस मान लेंगे, ठीक है ना। ये बेस हो जाएगा और ये अटैच्ड कंपोनेंट हो जाएगा हमारा। अब छठा रूल क्या कह रहा है, इफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग एन इक्वल साइज रिंग, ये कह रहे हैं अभी हमने पढ़ा ना कि क्या कहते हैं रिंग साइज को देख के हम लोग करेंगे। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए दोनों का रिंग साइज बिल्कुल सेम है, समझ में आ रही बात, ये भी 5 मेंबर्ड है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, तब क्या करेंगे विद डिफरेंट हेटेरो एटम, लेकिन उसमें हेटेरो एटम क्या है, अलग अलग हैं, उसमें हेटेरो एटम क्या है, अलग अलग हैं। देन द बेस कंपोनेंट इज दैट विच हैविंग मोर हेटेरो एटम, तो हम लोग बेस कंपोनेंट उसको मानेंगे जिसमें क्या हेटेरो एटम ज़्यादा होंगे। अब देखिए दोनों का रिंग साइज एक है, इसमें भी हेटेरो एटम है, इसमें भी हेटेरो एटम है, और इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन है। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से हमने काट दिया जैसे कि मैथ में करते हैं, तो क्या बच गया हमारे पास, ऑक्सीजन बच गया, तो ये एक ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग बेस मान लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए इस टाइप से। अब आगे बढ़ने से पहले एक नोटिस ज़रूर सुन लीजिए, एक अनाउंसमेंट। अगर आपको डीफार्म फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस मेरा नंबर है 9696448052 ठीक है ना। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर फ़ोन बिल्कुल भी नहीं करना है, ये व्हाट्सअप नंबर है। आपको क्या करना है, इसी नंबर पे मेरा ही नंबर है ये, इसी नंबर पे 100 रुपीज़ पे करके मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप भेज दीजिए। आपको 5 सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे PDF फॉर्म में। अब अलग से फ़ोन करके ये ना पूछना सर कि इसी नंबर पे करना है, सर क्या करना है, कैसे पे करें, समझ में आ रही बात। इसी नंबर पे 100 रुपीज़ पे करके इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और बता दीजिए कि मुझे फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए। आपको 5 सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
फिर उसके बाद आपको क्या है, एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो पूरे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने सेकेंड ईयर वालों के साथ किया था। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। पहले आप पूरा सिलेबस पढ़िएगा, फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। उसके अलावा हर चैप्टर के आखिर में लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप अपने सेशनल एग्ज़ाम में भी देखते होंगे कि वो मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद 7वां रूल है, इफ़ बोथ रिंग्स हैविंग सेम साइज एंड सेम नंबर ऑफ हेटेरो एटम। ये कह रहे हैं कि दो रिंग हैं, दोनों का साइज सेम है, दोनों 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना। और फिर क्या कह रहे हैं, एंड सेम नंबर ऑफ हेटेरो एटम, और दोनों में क्या है, हेटेरो एटम के जो नंबर हैं, काउंट है, वो भी बराबर है। यानी इसमें भी 2 हेटेरो एटम है तो इसमें भी 2 हेटेरो एटम है। तब क्या करेंगे, इन दिस केस द कंपाउंड हैज़ वेराइटी ऑफ हेटेरो एटम इज बेस। तो कह रहे हैं इस कंडीशन में जिस कंपाउंड के पास हेटेरो एटम की वेराइटी होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, बेस मान लेंगे। ठीक है ना। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें भी ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें भी हेटेरो एटम 2 हैं, इसमें भी हेटेरो एटम 2 हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो नाइट्रोजन वाला है इसमें दोनों सेम है और इसमें वेराइटी है। इसमें दोनों में नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, बेस मान लेंगे, इसलिए कि यहाँ पे हेटेरो एटम में वेराइटी है, ये अलग अलग हैं। 8वां रूल क्या कहता है, इफ द रिंग हैविंग सेम नंबर ऑफ हेटेरो एटम। ये कह रहे हैं कि अगर जो रिंग्स हैं उनके अंदर जो हेटेरो एटम के नंबर हैं, जो क्वांटिटी है वो क्या है, दोनों में सेम है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसको आप ना यहाँ से जोड़िएगा। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि इसमें देखते हैं कि वेराइटी वाला कौन है, जिसमें वेराइटी वाला होगा उसको ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों में वेराइटी है, समझ में आ रही बात, जैसे कि मान लीजिए इसमें तो नाइट्रोजन सेम हो गया था, इसमें वेराइटी थी, लेकिन इस कंडीशन में आप देख रहे हैं इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें क्या कहते हैं सल्फर और नाइट्रोजन, तो दोनों में वेराइटी आ जाए तब क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में क्या करें हम लोग, प्रायोरिटी लिस्ट को देखेंगे। तो एक तो मान लीजिए ये क्या कहते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से कट गया सब, मान लीजिए ऐसे। अब इसमें हम लोग ऑक्सीजन और सल्फर में देखेंगे तो प्रायोरिटी लिस्ट क्या, हमको पहले ऑक्सीजन को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, फिर उस सल्फर को देते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, बेस मान लेंगे। ठीक है ना, इसको क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, ऑक्सीजन को देखते हुए, इसको प्रायोरिटी देते हुए। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि नेमिंग कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले दोनों रिंग्स में से हम लोग क्या करते हैं, दोनों रिंग को तोड़ते हैं, क्या तोड़िए नहीं लेकिन समझिए उसमें। ठीक है ना, जैसे कि ये रिंग हमारे पास, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अटैच्ड वाले को अलग करते हैं, बेस वाले को अलग करते हैं। जो हमारा अटैच्ड रिंग है, ठीक है ना, उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, यानी उसको शुरू में लेके आते हैं नेमिंग करते हुए, और बेस वाले को हम लोग सफिक्स मानते हैं, उसको बाद में लेके आते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे एक हमारे पास रिंग है, इसको हमने तोड़ा तो हमको एक मिला क्या, अटैच रिंग, और एक हमको मिला क्या है, बेस रिंग। अब हम कैसे करेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है कि इस वाले रिंग में हमारे पास कोई हेटेरो एटम नहीं है और इसमें क्या है, 2 हेटेरो एटम जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, या अटैच्ड रिंग हो जाएगा, या अटैच्ड कंपाउंड हो जाएगा, और इसके पास में क्या है, हेटेरो एटम है, तो ये हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है कि इसका नाम हमको मालूम होना, तो अगर इसका हमको कॉमन नेम याद है तो कॉमन नेम यहाँ लिख लेंगे। तो इसका नाम क्या है, बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या है, इमिडाजोल। ठीक है ना, या डायाजोल भी कहते हैं इसको, तो इसका नाम क्या हो गया, इमिडाजोल। अब इन दोनों को हम लोग मिला लेंगे। अगर मान लीजिए आपको इसका कॉमन नेम नहीं याद आ रहा है या इसका कॉमन नेम नहीं है, तो आप नेमिंग कर लेंगे, जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है ना, इस फर्स्ट पार्ट में कि मोनोसाइक्लिक की हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अटैच्ड वाले रिंग को पहले लाते हैं, तो बेंजीन हमने लिख लिया यहाँ पे। अब आपने अभी पढ़ा था कि इसको जो भी हमारा प्रीफिक्स आएगा उसका पूरा नाम नहीं लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, थोड़ा सा घटाते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट करते हैं, तो इसलिए बेंजीन को हमने लिख दिया बेंजो, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, इमिडाजोल, तो हम यहाँ डायाजोल भी लिखे हैं, या आप इसको यहाँ पे इमिडाजोल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दिख रही हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होती हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। तो एक तो ये कि 1, 3 आप पहले ही लेक्चर में समझ चुके हैं। ये इसको क्या बता रहा है, ये क्या कहते हैं, डाईएजोल है ना, डायाजोल जो है ये असल में क्या है, डाईएजोल है। तो इसमें क्या मतलब है कि 2 इसमें एज का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो एक इसमें क्या हो गया, एक नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया,
और दूसरा तीसरा एक नाइट्रोजन क्या है यहाँ 3 नंबर पे है, ठीक है ना। तो वही है 1 3, ये पोजीशन बता रहा है नाइट्रोजन के। अब इसमें डी क्या है, ये है असल समझने की बात। ये तो आप पहले समझ के आ चुके हैं, ये डी क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि रिंग जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम लोग ना ये देखते हैं कि ये रिंग इस रिंग से किस मतलब बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है, किस क्या कहते हैं नंबर पे या बॉन्ड पे आप कह सकते हैं जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग कहाँ से गिनेंगे, तो ये हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा जो हेटेरो एटम है वो मतलब नियरेस्ट आए। इसको हम लोग इधर से भी गिन सकते थे, लेकिन इधर से ये 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो इसकी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं किधर से नियरेस्ट आ रहा है। फिर उधर से हम लोग ये आप इसको भी गिन सकते हैं, ए इसको भी कह सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे आपको कि इस बॉन्ड को गिनिए, ठीक है ना। तो ए इसका नाम दे दीजिए, इसका बी नाम दीजिए, ठीक है ना। इधर से हम लोग नेमिंग कर रहे हैं कि ये बी का डी कहाँ से आया वो समझने के लिए। तो एक तो हमने इसकी नेमिंग करते हैं जो इसमें हेटेरो एटम है या जो कार्बन वगैरह है। दूसरे हम लोग ये समझिए बॉन्ड की हेटिंग क्या कहते हैं नेमिंग कर रहे हैं। तो एक हमारा ये हो गया ए, यहाँ से गिनेंगे तो ए और बी, और इसमें हम लोग ना 1 2 3 नहीं लिखते हैं बल्कि ए बी लिखते हैं। 1 2 3 लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम लोग नेमिंग इसकी कर रहे हैं या हम लोग इसकी कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी और इसको लिखते हैं सी, और ये आ जाएगा हमारा डी, ठीक है ना। तो ये जो दोनों रिंग है वो किस पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, तो ये जो हमारा बेस कंपोनेंट है इसके डी वाले पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे डी आता है। समझ में आ रही बात, कहाँ पे जुड़ा हुआ है, डी वाले पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो डी आता है। अब एक चीज़ और कि ये बेंजो और बेंजीन को हम लोग क्या कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे, बेंजो कर रहे थे। तो उसकी यहाँ पे लिस्ट है, आप उसको देख के 1 2 बार पढ़ लीजिएगा। जैसे बेंजीन है तो उसको क्या करेंगे, बेंजो कर देंगे। फ्यूरैन है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूरो बोलते हैं। जब वो क्या हो यहाँ पे अटैच्ड कंपोनेंट हो अगर ये, तब यानी अगर ये शुरू में आ रहा है, प्रीफिक्स बन रहा है, तब इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना। पायरोल है तो पायरोलो बोल देते हैं, ठीक है ना। पायरिडीन है तो पायरिडो बोलते हैं। इमिडाजोल है तो इमिडाजो बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर इमिडाजोल ये जो है ये पहले आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिडो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिडाजो, क्या बोलेंगे, इमिडाजो। और आगे कोई दूसरा कंपोनेंट मान लीजिए कि फ्यूरेन है तो इमिडाजो फ्यूरेन कर देंगे। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से करते हैं। अब एक प्रैक्टिस और कर लीजिए। एक तो आपने समझ लिया, दूसरा और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अटैच्ड को और क्या कहते हैं जो उसके अंदर बेस कंपोनेंट है उसको अलग करेंगे। तो ये हमारा देख लीजिए। अब हमको कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, तो साफ साफ देख लीजिए कि ये क्या है, बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और इसमें कोई भी क्या कहते हैं हेटेरो एटम नहीं है, इसमें हेटेरो एटम है। तो जिसमें भी हेटेरो एटम होगा वो हमारा बेस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये बेस हो गया। और इन दोनों रिंग को हमने अलग अलग कर लिया, ये दोनों क्या है, बेंजीन की रिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे अटैच्ड कंपोनेंट हो जाएंगे। तो इनको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। अब 2 बेंजीन की रिंग है तो उसके लिए आ जाता है डाई, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, डाई, और बेंजीन है तो बेंजो हो जाएगा, डाई बेंजो हो गया, ठीक है। अब ये बी और ई ये भी आप समझ चुके हैं। अब ये बी और ई क्या है ये भी आप समझ चुके हैं। तो आप देख लीजिए, अब इसको चाहे इधर से गिने आप चाहे इधर से गिने, ये क्या कहते हैं नंबर उतना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए हम इसको इधर से गिन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 ये 4 नंबर पे है, ठीक है ना, ये 3 हो गया। अब इसको बाद हम लोग ये क्या कहते हैं इसका पोजीशन गिन लेते हैं कि ये किस पोजीशन में जुड़ रहा है। तो हम लोग उसको जोड़ेंगे। आप यहाँ बॉन्ड गिन लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ए, और ये हो जाएगा बी, ये सी, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी, और ये ई, ठीक है, ये ई पोजीशन है। अब देख लीजिए इसमें ये कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं, तो ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ ये क्या कहते हैं, ये ए हो गया, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो बी, तो एक यहाँ पे ये बी पे जुड़ रहा है तो इसलिए यहाँ पे बी आ गया। फिर यहाँ से सी और डी, और ये ई हो जा रहा है तो ये एक दूसरा वाला ई वाले पे जुड़ रहा है इस पे, तो ये आ गया यहाँ पे ई, ठीक है ना। अब ये 1 4 क्या है, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको हमने 1 माना, इसको हमने 4 माना, ठीक है ना। और 1 इसको क्यों मानेंगे, ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। प्रायोरिटी लिस्ट के तौर पे इसको हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, इसको देख के भी समझ जाएंगे। थाया आता है तो इसका मतलब क्या है, ये हम सल्फर की बात कर रहे हैं। तो ये किस नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है। और एजा जो है वो किस नंबर पे है, 4 नंबर पे है, ठीक है ना, 4th पे। बाकी आप ये समझ ही रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, ये आइन क्यों आ रहा है। इन कब होता है, जब 6 मेंबर रिंग होता है, और ई जब आता है जब ये सैचुरेटेड है। ये सब पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत आसान है इसकी नेमिंग। 1 2 एग्जांपल्स और देख लीजिए। जैसे कि आपको ये रिंग दिख रही है, तो इसमें आप किसको अटैच मानेंगे, किसको क्या कहते हैं बेस मानेंगे। तो जिसमें भी हेटेरो एटम आ रहा है तो वो हमारा बेस हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे
बेंजीन की रिंग है तो ये हमारे अटैच्ड कंपोनेंट हो जाएंगे। तो पहले हम लोग अटैच वाले को लिखते हैं और ये दो हैं तो हम लोग क्या कर देंगे डाई लिख देंगे, और बेंजीन है तो उसको बेंजो कर देंगे। अब ये दो क्या कहते हैं पोजीशन कहाँ कहाँ पे हैं, तो बी और डी यहाँ से गिनेंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इस वाले पोजीशन को इसको सी, और ये डी हो गया। तो एक इधर बी पे जुड़ा हुआ है, एक डी पे जुड़ा हुआ है, तो वो बी डी हो गया। और ये क्या, फिर आगे हम लोग इस वाले कंपोनेंट का नाम लिख देंगे जो हमारा सफिक्स है, तो हो जाएगा फ्यूरेन। इसमें हम लोग कोई कमी नहीं करेंगे, सिर्फ इस वाले में हम लोग उसको शॉर्ट करते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, ये भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ इसमें क्या है पायरोल, ये जो कंपोनेंट है ये क्या है आपका पायरोल है, बाकी सेम चीज़ है वही है, बी और डी डाई बेंजो दो बेंजीन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और ये हमारा जो क्या कहते हैं हेटेरो एटम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस कंपोनेंट हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे अटैच्ड कंपोनेंट हो जाएंगे। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे इसमें हम लोग अटैच किसको मानेंगे और बेस किसको मानेंगे। तो यहाँ पे हेटेरो एटम आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है हेटेरो एटम आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हमारा इसमें हेटेरो एटम कोई सा भी नहीं है तो ये हमारा अटैच्ड कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये बेंजीन है, इसको बेंजो लिख लिया, ये बी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमारा हेटेरो एटम, यहाँ से हमने जो ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। तो ये बी आ गया यहाँ पे, और ये कंपोनेंट हमारा क्या है फ्यूरेन है, तो पूरा फ्यूरेन रहेगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें भी आप कर सकते हैं। अब इसमें एक क्या हमारा ये बेस है, और ये क्या है ये क्या कहते हैं, ये हमारा बेस है, सॉरी ये क्या है हमारा ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, और ये क्या हमारा बेस है, ठीक है ना। ये क्या है बेस है, क्योंकि इसमें हेटेरो एटम आ गया। अब ये 7 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए यहाँ पे एप आ रहा है। ये जो नेमिंग है ना इसकी, ये कॉमन नेम नहीं है, ये इसका क्या है जो मतलब नोमेनक्लेचर मैंने सिखाया था उसके बेस पे किया गया। आप इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या हो गया बेस कंपोनेंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बना देंगे बेंजोथाइपिन। और ये डी पोजीशन तो आपको समझ में आ गया होगा, चाहे इधर से गिनेंगे चाहे इधर से गिनेंगे वहीं पे आएगा वो, तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया डी पोजीशन पे। तो इस तरीके से इसका नाम कर लिया। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं आप, पायरोल है, ठीक है ना। और इसमें क्या है बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, ये बेस कंपोनेंट है, और ये क्या हमारा अटैच्ड है, तो अटैच को पहले लेके आया बेंजो हो गया, और उसके बाद ये बी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो यहाँ बी हो गया। उसके बाद ये क्या है पायरोल है, तो पायरोल इसको हम लोग इंडोल भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है पूरे कंपाउंड का इंडोल, ठीक है ना। ऐसे आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने कहा था ना ये कुछ कॉमन नेम है उसको याद करिए, जैसे पायरिडीन हो गया, ठीक है। तो पायरिडीन के साथ में हमारा बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। अब ये बेस हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे हेटेरो एटम आ गया, ठीक है। तो ये बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया अटैच्ड हो गया। अब हम लोग किसको पहले लाएंगे, तो अटैच वाले का नाम पहले लाते हैं, चूंकि ये प्रीफिक्स बनता है, तो बेंजो हो गया, और यहाँ पे बी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये पायरिडीन हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूनोलिन भी बोलते हैं। क्यूनोलिन को हम लोग बेंजोपायरिडीन भी कह सकते हैं, और क्यूनोलिन इसका कॉमन नेम है। ये क्या है कॉमन नेम है, ठीक है ना। ऐसे इसको भी आप कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना बहुत काफ़ी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें इतना मुश्किल क्वेश्चन आएगा भी नहीं। लेकिन जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर आपने इतना भी सीख लिया ना, इतने की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, तो आराम से 3-4 नंबर या 5 नंबर का बहुत मुश्किल से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। नहीं तो कभी बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी आपको यह आना चाहिए। तो जितना मैंने बताया उतना प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।